हम देखते हैं प्रकाश। लगभग 3 हो चुके हैं। अब चौथा जो है चैप्टर जो है भौतिक विज्ञान का वो है प्रकाश। 5वां पढ़ेंगे ऊष्मा, छठा पढ़ेंगे ध्वनि एवं तरंग। इसी तरह हम फिजिक्स का खत्म कर देंगे और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, वही प्रीवियस ईयर चल रहा है। आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, आपके लिए काम ही आने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया है तो कैसी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया। तो प्रकाश द्वारा जो उत्प्रेरित होता है उसी के द्वारा बताया जाता है प्रकाश एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। अब प्रतिक्रिया की बात हो रही है तो इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होता है। इसमें ऊर्जा का रूपांतरण या तो ऊष्मा में या प्रतिदीप्ति या अनुनाद विकिरण के रूप में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि शीशे का उपयोग किया जाता है। तो शीशे का उपयोग करते हैं प्रकाश के संचरण हेतु करते हैं। संचरण हेतु करते हैं तो प्रकाश का संचरण तब होता है जब प्रकाश किसी पदार्थ से पूरी तरह से होकर गुजरता है। ठीक है, प्रकाश किसी पदार्थ से पूरी तरह से होकर गुजरता है, जैसे अंतरिक्ष, हवा, पानी, साफ, कांच, ये सब एग्जाम्पल में है। और भी जानते हैं प्रकाश का अवशोषण तब होता है जब प्रकाश किसी पदार्थ से होकर नहीं गुजरता है। प्रकाश गुणांक जो है जिसे हम TAL बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश गुणांक कांच से गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश के प्रतिशत को इंगित करता है, परसेंटेज को इंगित करता है। तीसरा प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से जो है उपचारित किया जा सकता है? फिर से ध्यान से सुनेंगे। तीसरा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? बताइएगा। तो हम बताएंगे अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, ये सिंपल सवाल है। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी बोलते हैं, यह हम जानते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखते। निकट वाली वस्तु को देखेंगे, इसलिए निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि दूर वाली वस्तु नहीं देखते हैं। और निकट देखने वाले को हम मायोपिया कहते हैं। परंतु मतलब मायोपिया कहा जाता है, परंतु पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष युक्त जो है चित्र आपको देखना पड़ेगा निकट दृष्टि दोष का। अब चलिए थोड़े पिछले भाग के हिसाब से निकट दृष्टि दोष का संशोधन करते हैं। इसमें भी चित्रण है, तो चित्रण के हिसाब से आपको चित्र नहीं दिया हुआ है, क्योंकि चित्र के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है, आप बस याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु की छवि जो है रेटिना पर नहीं बनती है। अगर मान लीजिए निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु दिखेगी नहीं, तो दूर की वस्तु जो है हमारे रेटिना पे छवि बनेगा नहीं, तो इसलिए दिखेगा नहीं, इसलिए मतलब बन नहीं पाता है। और रेटिना के सामने बनती है। समझ गए? मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु की छवि रेटिना पर नहीं बन पाती है और रेटिना के सामने बनती है। रेटिना के सामने बन जाता है, पीछे बनेगा तब ना दिखेगा जी, लेकिन सामने बनता है, इसलिए हो गया दिक्कत। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। विजिलेंस एक दर्पण होता है, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो वो बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण होते हैं। विजिलेंस दर्पण बोलते हैं तो उत्तल दर्पण होते हैं, याद रखना है। अगर मान लीजिए बड़े शोरूम में जाइए या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण है तो सुनिए, बड़े शोरूम जाइए, डिपार्टमेंटल स्टोर जाइए, उसमें उत्तल दर्पण आपको कन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। किसका? कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का अनुपयोग की बात करें तो इमारतों के अंदर दर्पण, जो इमारत में है, इमारत के अंदर दर्पण लगाने के रूप में करते हैं। वाहनों के दर्पण के रूप में करते हैं, वाहनों के दर्पण किनारे जो लगाते हैं। स्ट्रीट लाइट में हम रिफ्लेक्ट के लिए आदि के लिए किया जाता है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल। चलिए ये भी बात सही है। अब देखिए सही कथन, पांचवा प्रश्न है सही कथन चुनिए। इसमें से सही कथन चुनना है तो कैसे चुनिएगा? लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, क्या ये बात है? नहीं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। समझ गए? यही सही है। तो आपको सही कथन चुनना था तो बी सही है। अब सुनते हैं, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है जिसे वेवलेंथ बोलते हैं, दृश्य प्रकाश में सर्वाधिक होती है। किसमें? दृश्य प्रकाश में सर्वाधिक होती है। जबकि बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है दृश्य प्रकाश में, दृश्य मतलब विजुअल देखने वाला प्रकाश में सभी रंगों से कम होती है। सभी रंगों से क्या होती है? कम होती है। किसका? बैंगनी का।
लेकिन लाल का सर्वाधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इस रंग का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग बोलते हैं जिसे, प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। प्रकीर्णन इसका बहुत कम होगा, लेकिन वैज्ञानिक का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, यही अंतर है। उल्लेखनीय है, मतलब उल्लेखनीय के रूप में देखें, श्वेत प्रकाश अनेक रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत में तो सभी रंग मिल जाते हैं, है ना। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। 30 प्रश्न है इससे बीपीएससी में पूछे हुए, प्रकाश से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। छठा प्रश्न है, नाई की दुकान चाहिए। नाई की दुकान बोलिए। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं बता सकते हैं? तो ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए रखे जाते हैं। समानांतर के लिए क्यों? क्योंकि हम थोड़ी बहुत ज्यादा वस्तु देख सकें। अब नाई की दुकान जाइए, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। जाते तो हैं, ये 2 समानांतर दर्पण जो है अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए, और 7वां प्रश्न है, दृष्टि की खराबी जो है, दृष्टि जो है, दृष्टि मतलब आंख जिससे देखते हैं, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो मायोपिया के नाम से जानते हैं, मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मायोपिया तो है नहीं, मायोपिया को निकट दृष्टि तो उसको ही मायोपिया कहते हैं, लेकिन निकट दृष्टि को नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो हम बताएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसमें क्या है, चलिए हम जान लेते हैं, इसके अनुसार देखते हैं व्याख्या। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ये हम जानते हैं, जिसे हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, जबकि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। इसे हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो मायोपिया तो ऑप्शन में है नहीं, तो मायोपिया है नहीं तो छोड़ दीजिए। मायोपिया सीधा नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर इसका ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है बता दीजिए। प्री एग्जाम में देखिए पूछा हुआ है, हर एग्जाम हुआ था उसमें ही। तो उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है सौर भट्टी में। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है सूर्य की किरणों को एक जगह एकत्रित करती है। सूर्य की किरण को क्या करती है? एकत्रित करती है। और देखा जाए तो यह तापमान को बढ़ा देता है, और तापमान को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्लियर हो गए। चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण है। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण, उसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंसों का इस्तेमाल करते हैं, 2 उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, जिसकी सहायता से छोटी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। क्लियर हो गए। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो निम्न में से कौन सी या कौन से नहीं बदलती है या बदलता है? तो कौन सी नहीं बदलती है? तो वो है आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। अब बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन जब यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से यात्रा करता है, मतलब गुजरता है, तो इसके मार्ग में प्रकाश जो किरणों होती है, या प्रकाश की जो किरणें होती हैं, किरणों के विचलन की घटना होती है। अब सोचिए कि प्रकाश का अपवर्तन जो है, इसके बारे में आगे जानिए कि जब यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की यात्रा करता है, गुजरता है, तो इसके मार्ग से प्रकाश के किरणों के विचलन की घटना होती है। प्रकाश के साथ जो होती है, गुजरने की जो घटना होती है, वही होती है। अपवर्तन की बात करें, अपवर्तन का कारण प्रकाश की गति है, जो अलग अलग माध्यम से अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग माध्यम से अलग अलग होगा। अपवर्तन में जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य व प्रकाश का वेग बदलते हैं। ठीक है, अपवर्तन में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का वेग बदलते हैं। सोचिए, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, मतलब तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का वेग ऐसा बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। 11वां प्रश्न है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, तो यह सुंदर रंग दिखाती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? तो कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश का क्या है? व्यक्तीकरण। देखिए व्याख्या की बात करें, साबुन जो है फिल्म सफेद रंग के प्रकाश में रंगीन दिखाती है।
मतलब रंगीन दिखाई देती है। ऐसे पतले साबुन फिल्म के सामने और पीछे की सतहों से प्रतिबिंबित होकर प्रकाश के व्यक्तीकरण या व्यक्तीकरण को कहिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कह दीजिए। तो व्यक्तीकरण के कारण होता है। ऐसा प्रतिबिंबित होकर क्या होता है? प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होगा। मतलब सामने, फिल्म के सामने या पीछे की सतहों पर जो है प्रतिबिंबित होगा। एकदम याद रखिएगा। और ये कारण है प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होता है। ठीक है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना? याद रखिएगा। यह जो है पतली फिल्म की ऊपरी सतह से परिवर्तित प्रकाश के हस्तक्षेप के कारण होता है। हस्तक्षेप के कारण होता है। अगर मान लीजिए 12वां प्रश्न की बात करें, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? मतलब मान लीजिए रात के समय जो है खुले आकाश आप देखते हैं तो तारा टिमटिमाता है, तो कैसे हम समझेंगे किस कारण टिमटिमाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। ये बात हो गई। अब इसकी व्याख्या करना है तो व्याख्या सुनिए। व्याख्या यही है कि तारों के वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन के कारण रात में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। हम जानते हैं जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका लगातार अपवर्तन होता है। मतलब पहुंचने से पहले परिवर्तन होते रहता है। 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य या इसका मतलब है क्या है कि दर्पण का प्रकार क्या है? अवतल है। सही बात है। दर्पण के सामने आप खड़े रहिए और एक व्यक्ति रहिए, चाहे आप ही खुद रहिए, अपना प्रतिबिंब देखिए तो बड़ा दिखेगा। तो बड़ा क्यों दिखेगा? अवतल दर्पण के कारण दिखेगा। छोटा दिखेगा तो उत्तल दर्पण के कारण, और एकदम सेम दिखेगा तो समतल दर्पण के कारण। चलिए, तो अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण चमकीला या परावर्तक सतह अंदर की तरह धंसा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? चमकीला होगा, परावर्तक सतह होगा, उसके अंदर का जो है तरफ धंसा होगा। अवतल दर्पण कैसा होगा? धंसा होगा। उत्तल दर्पण कैसा होगा? उठा हुआ रहेगा आगे की ओर, ये धंसा हुआ रहेगा। अवतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब अपने मूल आकार से बड़ा दिखाता है। धंसा हुआ के कारण आपको बड़ा दिख रहा है। इसका उपयोग जो है गाड़ियों के हेडलाइट में, टॉर्च में और आपको दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है? हेडलाइट में, टॉर्च में ये समय दिखता है और ये नाई लोग भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। सामने खड़े एक व्यक्ति जो अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इत्यादि में किया जाता है। चलिए 14 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 14 प्रश्न है, आवर्धक कांच। क्या है? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं आवर्धक कांच में। आवर्धक कांच का मतलब होता है, आवर्धक लेंस एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु या आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें एक साधारण जो है उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस होता है, जिसे एक हैंडल के साथ एक फ्रेम में रखा जाता है। समझ गए? अब बात करते हैं, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। देखिए, आवर्धक एक लेंस होता है, ठीक है, जो कि आपको आवर्धक लेंस का अगर वस्तु का देखा जाए, ठीक है, मैग्नीफाई ग्लास बोलिए, आवर्धक लेंस को कहते हैं मैग्नीफाई ग्लास। ये जो है बड़ा, सीधा और आभासी मतलब वर्टिकल प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस का ही काम है। हैंडल वाला फ्रेम होता है, हैंडल जैसा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है आवर्धक लेंस। 15वां प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? बता दीजिए। तो ये कांच में होगी। कांच में, शीशा में न्यूनतम होता है प्रकाश, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए व्याख्या करें तो प्रकाश की चाल ठोस में न्यूनतम होता है, याद रखिएगा, क्योंकि वे संघन होती है। क्या होती है? संघन होती है। और निर्वात में अधिकतम होती है। देखिए न्यूनतम, देखिए प्रकाश की अगर चाल ठोस में देखें तो न्यूनतम होगा, क्योंकि ठोस में कहाँ से जाएगा? रुकावट के साथ चलता है। लेकिन निर्वात में अधिकतम होगा, याद रखिएगा, क्योंकि निर्वात सबसे कम संघनन माध्यम होता है। ठोस ज्यादा होता है संघनन, ठीक है, लेकिन निर्वात मतलब वैक्यूम जो है सबसे कम संघनन माध्यम होता है। मतलब वैक्यूम में आपको प्रकाश बहुत अच्छे से आपको दिखेगा, सरलता से जाएगा। कांच जो है संघनन माध्यम है, क्योंकि ठोस टाइप का है, याद रखिए, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, क्योंकि ठोस है, याद रखिएगा। चलिए अब 16वां प्रश्न की बात करें तो 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। कितनी? काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? बता सकते हैं? तो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, कम चमकेगा वो घोड़ा होगा। ठीक है, याद रखना है। अगर पूछे व्याख्या के अनुसार, तो व्याख्या देखें तो उत्तल लेंस द्वारा सफेद घोड़े का प्रतिबिंब लिया जाता है, चूंकि घुमावदार
हिस्से पर जो पड़ने वाला प्रकाश है या चित्र बिंदु पर जो प्रतिक्रिया होता है या प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना होगा। यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ कि उत्तल लेंस द्वारा सफेद घोड़े का प्रतिबिंब लिया जाता है, क्योंकि घुमावदार हिस्से पर पड़ने वाला प्रकाश चित्र बिंदु पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। क्या करेगा? प्रतिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए सफेद घोड़े का पूरा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसकी तीव्रता कम हो जाती है। तीव्रता कम हो जाएगा लेकिन प्रतिबिंब पूरा बनेगा। उत्तल लेंस द्वारा जो है कम चमक का घोड़ा बनता है। उत्तल लेंस के कारण कम चमक वाला घोड़ा बनेगा, ऐसा चमकीला होता। 17वां प्रश्न की बात करें, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा और बताना होगा। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए, बताइए बताइए। तो इसका जो है देखिए, अब रंग है मजेंटा। मजेंटा रंग जो है वो लाल और नीला को इंडिकेट करता है, ठीक है। टील जो रंग है वो बताइए, टील जो रंग है ये करेगा बी जो है 3 को करेगा, नीला, हरा और सफेद, याद रखेंगे मिलकर ये होता है। और मॉव मॉव एक रंग होता है, ठीक है। मॉव रंग जो है किसके मिलन से होगा? तो ये हो जाएगा नीला, लाल, सफेद के हिसाब से। और सियान जो होते हैं रंग वो हरा और नीला हो जाएगा, मतलब ये इसमें पहला दिखेगा आपको आंसर। डी का 1 दिख रहा है, ए का 2 दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना है तो लीजिए। सियान जो है रंग है, ठीक है। तो सियान वह रंग है जो प्राकृतिक, सियान वह रंग है जो प्राकृतिक में कुछ हरा नीला सा होता है और हरे नीले रंग के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य अगर पूछे सियान रंग का तो 490 मतलब 490 से लेके 520 मतलब 520 नैनोमीटर होती है, ठीक है। किसका? सियान का। मजेंटा का बात करें, मजेंटा जो है लाल और नीला है, लाल और नीला। इसका प्राथमिक रंगों के मिश्रण से हमें द्वितीय, क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग के रूप में मजेंटा मिलता है, द्वितीय रंग के रूप में मजेंटा मिलता है। टील रंग की बात करें तो गहरा नीला, हरा और सफेद होता है, ये मिलकर बनते हैं। यह रंग जो है स्पेक्ट्रम पर नीले और हरे रंग के बीच होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम पे नीले और हरे रंग के बीच होता है टील रंग। मॉव रंग जो होते हैं ये होते हैं नीला, लाल, सफेद रंगों के संयोजन से बनते हैं, मिलकर बनते हैं। चलिए 18वें प्रश्न की बात करें। 18वां प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? क्योंकि आकाश में परावर्तन और या तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। देखिए आकाश में परिवर्तन हो जाएगा और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, तभी दिखेगा नीला, समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगर मान लीजिए सूर्य का सफेद प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है, ये हम जानते हैं। सूर्य का सफेद प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग शामिल होते हैं। लाल जो है रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। किसी रंग के विकिरण का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के वित्त कर्मानुपाती होता है। क्या होता है? वित्त कर्मानुपाती होता है, याद रखिएगा, चतुर्थ घात के। बैंगनी की बात करें, बैंगनी व नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए बैंगनी का ही नहीं नीले का भी होता है, लेकिन इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। किसका? बैंगनी और नीला का प्रकीर्णन होता है, लाल का कम होता है, याद रखना है। जिसके परिणाम स्वरूप आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है नीला प्रतीत होता है। क्या होता है? नीला प्रतीत होता है। तो प्रकीर्णन के कारण क्या होगा? बैंगनी और नीला जो है ज्यादा होता है प्रकीर्णन में और तरंगदैर्घ्य में कम होता है, इसलिए। चलिए 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ये हम जानते हैं। अवतल दर्पण की बात करें, मतलब कॉनकेव मिरर की बात करें, तो जिस दर्पण का परावर्तक जो है परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हो, मतलब दबा हो या धसा हुआ होता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो है मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट, आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यहाँ तक कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग आदि किए जाते हैं। बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है, अंदर की ओर मतलब दर्शाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या होता है? वास्तविक तो बनता है, उल्टा भी बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब जो है वस्तु के मूल
आकार से बड़ा होता है, वस्तु के मूल या वस्तु के मूल आकार से बड़ा होता है। 20वां प्रश्न की बात करेंगे। 20वां प्रश्न क्या है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? परास में दिखता है, बताइए। तो ये दिखता है 400 से 700 एनएम में, नैनोमीटर में दिखता है। अब एनएम में दिखता है, फिर देखिए इससे से अथवा में सवाल है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो हम बताएंगे क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में बताएंगे। ए एंगस्ट्रॉम में बताया जाता है कि 3900 मतलब 39 याद रखिएगा, और 76 एंगस्ट्रॉम मतलब 7600, मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब देखिए सौर विकिरण की बात करते हैं, सोलर रेडिएशन की बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है जो कि सूर्य से उष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। सूर्य से उष्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। अदृश्य प्रकाश की सीमा जो है लगभग 39 मतलब 390 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। या आप एंगस्ट्रॉम में पूछे तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होगा। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सूर्य ताप जो होता है पृथ्वी की समतल सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त ऊर्जा सौर विकिरण है। जितना भी प्राप्त ऊर्जा होता है वो सौर विकिरण है। सौर विकिरण की तरंग जो है सीमा, तरंग जो सीमा होता है लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होते हैं, जो कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर का परास के समतुल्य है। किसके समतुल्य है? 400 से लेकर 700 के लगभग माना गया है। 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक होती है। प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान है। तरंग एवं कण दोनों के समान है। व्याख्या की बात करें तो प्रकाश विकिरण, प्रकाश दोहरी प्राकृतिक का होता है। इसकी प्राकृतिक कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान होती है। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, अध्रुवन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्राकृतिक को तरंग मानकर की जाती है। मतलब प्रकाश की जो प्राकृतिक है उसको तरंग मानकर हम लोग करते हैं। प्रकाश किरणें तीव्र से चलने वाले ऋण आवेशी, क्या होते हैं? ऋण आवेशी कणों की धारा से बनी होती है। यह कण जो है प्रकाश के वेग के जो है 300 मतलब 378 विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्राकृतिक लगभग 0.1 से लेकर 0.2 गुने अधिक वेग से चलते हैं। तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक होती है। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा में छोटे छोटे पैकेटों या फोटोन से मिलकर बना है। समझ गए? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, पैकेटों से मिलकर बना है, फोटोन से मिलकर बना है। ये हम जानते हैं प्रकाश ऊर्जा में छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बना है। कॉम्पटन प्रभाव, जिसे कॉम्पटन प्रभाव भी बोलते हैं। 22वां प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है। वेग मतलब प्रकाश का शून्य अवकाश में का वेग जो है कितना है? तो हम बताएंगे 3 × 8 मतलब 10⁸ है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। बी आंसर होगा। अब इसकी बात करें तो सुन लीजिए, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की गति निर्वात मतलब शून्य अवकाश बोलिए वैक्यूम में जो है 3 गुने मतलब 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। यानी कि आप 300,000 किमी प्रति सेकंड होती है। कितना होता है? 300,000 याद रखिएगा, किमी प्रति सेकंड होती है। जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर सेकंड होती है। और प्रकाश की गति जल में अगर देखा जाए तो बोलता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर सेकंड होती है। ठीक है, और सुनिए प्रकाश का वेग जो है कांच में अगर पूछे, प्रकाश का वेग कांच में पूछे तो बताइएगा 2 × 10⁸ मीटर सेकंड होगा कांच में प्रकाश का वेग। और प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होता है। ध्वनि की गति से अधिक होता है प्रकाश की गति, इसलिए प्रकाश पहले चमकता है तब बादल गरजता है। 23वां प्रश्न है आकाश नीला लगता है क्यों? नीला क्यों लगता है? जैसे समुद्र नीला लगता है तो आकाश भी तो नीला लगता है। तो वो कारण है ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, अधिक प्रकीर्णन होता है इसलिए। अच्छा तो चलिए हम जानते हैं। और
लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, हम जानते हैं, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी कहिए या नीला कहिए। चूंकि प्रकीर्णन तरंग की बात करें, प्रकीर्णन में देखा जाए प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होगा और यह दूर से सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। कौन? लाल रंग। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती है, तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है, हमारे पास दिखता है, हम देख पाते हैं, डूबते हुए भी और उगते हुए भी। जबकि शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब प्रकीर्णन खत्म हो जाता है और इसी कारण सूर्य में हमें लाल दिखता है। ठीक है, सब आ जाता है उसी के पास, तो सूर्य में दिखता है। आकाश का रंग नीला होने के कारण भी यही क्रिया है। नीला अगर हो रहा है तो यही प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, और दूर से दूर हमें सूर्य के प्रकाश को नहीं, बल्कि प्रकीर्णन रंगों, जो प्रकीर्णन वाले रंगों को देखते हैं। समझ गए? मतलब कि दूर से दूर हमें सूर्य के प्रकाश को नहीं, बल्कि प्रकीर्णन वाले रंगों को देखते हैं। क्योंकि क्योंकि बैंगनी के पश्चात जमुनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, मतलब बैंगनी के पश्चात भी जमुनी और नीला का भी प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है, इसलिए समुद्र भी हमें कभी कभी नीला दिखाई देता है। 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है, प्रिज्म के माध्यम से। अब प्रिज्म के माध्यम से दूसरा इसी में सवाल अथवा करके है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो ये है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण संभव है। देख रहे हैं, एग्जाम में पूछा था। तो प्रकाश के 7 रंगों को जो है प्रिज्म, मतलब प्रकाश का जो 7 रंग है, 7 रंगों को प्रिज्म का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित होकर 7 अलग-अलग रंग बढ़ जाती है, 7 अलग-अलग रंग में बढ़ जाती है। यह घटना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए 25 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि दोपहर के समय 12 बजे, दोपहर के समय 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो हम बताएंगे यह नहीं दिखाई देगा। ऐसा थोड़ी 12 बजे हुआ तो दिखाई देगा, नहीं। दोपहर के समय इंद्रधनुष किसी भी दिशा में नहीं दिखाई देता, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का परावर्तन वर्षा की बूंदों पर नहीं होती है। सोचिए, प्रकाश का परावर्तन वर्षा की बूंदों पर नहीं होगा। जब 12 बजे रहेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। अरे थोड़ा 12 बजे से कम रहे, 12 बजे से ज्यादा रहे तब ना। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सूर्य के विपरीत दिशा में तो 12 बजे तो एकदम सामने रहता है, तो कहां से दिखेगा? चलिए अब चलते हैं, निकट दृष्टि पढ़े 26वां प्रश्न, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल लेंस का तो देखिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करें, दर्पण का नहीं करेंगे। यह बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। कौन? उत्तल लेंस। यह अवतल लेंस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो बीच में मोटा होगा और अवतल लेंस में क्या होता है कि धंसा होता है, लेकिन ये बीच में मोटा होता है, किनारे पतला होता है उत्तल लेंस। यह अपने पास से गुजरने वाले संपूर्ण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किसे? उत्तल लेंस को हम अभिसारी भी कहते हैं। तो अब बता दिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, बता दीजिएगा। अभिसारी से कहते, अपसारी किसे कहेंगे बताइए? इसका प्रयोग जो है हम दूरदृष्टि के निवारण में करते हैं, दूरदृष्टि के निवारण में करते हैं। जैसे हम दूरबीन हो गया, घड़ी घड़ी साज द्वारा हो गया, घड़ी के पुर्जे को देखने के लिए हो गया, या सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को हम कहे थे मायोपिया, ठीक है। लेकिन अब इसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष को होता है, हम बोलेंगे हाइपर मेट्रोपिया बोलेंगे, हाइपर हो जाता है, दूर है तो हाइपर हो गया। ठीक है, तो दूर की वस्तु आपको दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु इसमें नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि में, इसलिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 27वां प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस, ग्लासेस मतलब चश्मा कहिए, आईना कहिए, जो कर सकते हैं, किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? पढ़ने के काम आने वाले ग्लासेस को, तो उससे हम कहेंगे उत्तल लेंस, मतलब उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस उत्तल लेंस के बने होते हैं। यह लेंस आवर्धक कांच की तरह काम करते हैं। ठीक है, और नजदीकी चीजों को बढ़ाकर जो है दिखते हैं, देख सकते हैं हम लोग। चलिए 28 सवाल आपके स्क्रीन पर है। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर जो है +2 डायोप्टर हो, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेमी होगी, फोकस दूरी 50 सेमी होगी। लेंस की क्षमता डी है, तो लेंस की क्षमता डी है, मतलब लेंस की क्षमता जो है डी से इंडिकेट करते हैं। तो डी बराबर होता है 1/f, एफ मतलब फोकस,
मीटर होता है, 1/f मीटर होगा। और यही +2 डायोप्टर बराबर अगर पूछे तो 1/f m, फिर बराबर करेंगे f बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर बता दीजिएगा। और 2 मीटर जैसे करिएगा तो 1/2 गुने 100 से भगा दीजिए तो 50 हो जाएगा, तो 50 सेमी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए? तो f बराबर 50 सेमी होगा। चलिए 29 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, उल्टा या वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए बता दीजिए, तो हम वक्रता के केंद्र पर होती है, वक्रता के केंद्र पर होती है। अब देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है। अवतल दर्पण की अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? देखिए, अभिसारी आपको दोनों में मिलेगा। आगे तो हम जो ऊपर पढ़े थे उत्तल लेंस में अभिसारी पढ़े थे एकदम। अब यहाँ पे लेंस में पढ़े थे, उत्तल लेंस में अभिसारी का इस्तेमाल किए थे। अब दर्पण में अगर बात करेंगे तो दर्पण में उल्टा हो जाता है, अवतल दर्पण में अभिसारी दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण को अगर कहा जाए तो अभिसारी दर्पण कहेंगे, और अपसारी दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण में। यही उल्टा कर दीजिए, अवतल लेंस में क्या हो जाएगा? अपसारी जो है लेंस कहलाएगा, याद रखिएगा। और अब देखिए, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, और यहाँ पे ही उत्तल लेंस अगर करते तो अभिसारी दर्पण ही कहलाता, याद रखिएगा। लेंस और दर्पण में दोनों में पलट जाते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को प्रवर्तन के बाद एक साथ लाता है। अगर मान लीजिए प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद क्या करेगा? एक साथ लाता है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बन सकते हैं। वास्तविक भी बनेंगे, आभासी भी बन जाएगा, याद रखिएगा। 30वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है, कोई लिमिट नहीं होता है। तो देखते हैं, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऐसा इसलिए होता है या इसलिए होगा क्योंकि समतल दर्पण से परावर्तित होने वाले समानांतर प्रकाश किरणें कभी भी एक बिंदु पर मिलती नहीं है। एक बिंदु पर क्या करती है? मिलती नहीं है। इसकी वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है, ये ध्यान रखना है। ये हो गए आपके प्रकाश से संबंधित। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, चलिए देखते हैं ऊष्मा से संबंधित सवाल है और वो भी खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।